ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप के लिए क्या करना है कि आप एक मैक्रो क्रिएट करते हैं, सब फॉर लूप एग्जाम्पल, और ये मैक्रो अब इसके अंदर प्रोसेस लिखते हैं। ठीक है, प्रोसेस में क्या लिखना है कि हेलो HTML नहीं, ये है मनीष सर का। हाँ ठीक है, अब इस लूप में क्या है कि आई वॉन्ट लेट्स से फॉर लूप की हेल्प से कुछ दूसरा करते हैं। फॉर लूप की हेल्प से मैं एक नया टेबल बना रहा हूँ, इसको फॉर लूप की बेस पे करते हैं। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर का कॉलम है। ठीक है, एक कॉलम है जिसमें नंबर रखे हुए हैं। मुझे इस नंबर का स्क्वायर यहाँ पे डिफाइन करना है। नंबर आप कोई भी ले सकते हैं। ये कुछ नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे चाहिए मुझे, और लूप की हेल्प से फॉर लूप यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। नंबर एंड देयर स्क्वायर। मैंने कहाँ तक का डेटा लिया है, तो मैंने लिया है A2 से लेके A35 तक का डेटा, और इसका स्क्वायर यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फॉर लूप के लिए सबसे पहले तो नंबर रीड करेंगे। रीड करने के लिए आप यहाँ पे बनाएंगे एक वेरिएबल डिम नम एज इंटीजर। ठीक है, और साथ में रो इंडेक्स एज इंटीजर। नम एज इंटीजर और रो इंडेक्स एज इंटीजर, ये दो हमने वेरिएबल्स बना लिए। लूप लगाया फॉर रो इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी 2 to 2 से लेकर के 35 तक। राइट, और नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं और लिखेंगे रो इंडेक्स। ठीक है, डिम नम एज इंटीजर, दो वेरिएबल बनाए, रो इंडेक्स पे लूप लगाया है। रो इंडेक्स आपकी 2 से लेके 35 तक है।
यहाँ से 35 तक का डेटा मैंने रखा हुआ है, वो डेटा मुझे रीड करना है यहाँ पे। तो रो इंडेक्स में मैंने ये चला दिया, और यहाँ पे लूप नहीं लिखना होता, यहाँ पे नेक्स्ट और उसके बाद जो भी वेरिएबल पे लूप लगा हो वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको आइटरेट करता रहता है। ठीक है, अब फंक्शन यूज करेंगे सेल्स, यहाँ पे डालेंगे रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स फिक्स है, कॉलम इंडेक्स फिक्स है, इसकी डॉट वैल्यू, उसको मैंने एक्सेस किया और उसको स्टोर कर दिया नम में। अब इसका स्क्वायर करना है तो नम मल्टीप्लाई बाय नम। स्टोर कहाँ करना है? स्टोर करना है सेम रो इंडेक्स पे, बट कॉलम चेंज हो जाएगा। स्टोर क्या करना है? नम इंटू नम। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखो और चेक करो। हो गया, डन। रन करोगे तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू दिख गया सबका। समझ आया? सिंपली वैसे ही वाइल लूप जैसा ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बस यहाँ पे रो इंडेक्सेस जो आप यहाँ पे डाल लो, उसको कहाँ से कहाँ तक रखना है वो आप देते हो। कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कंडीशन नहीं लगता है। और इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, स्टेप, जैसे 2 से लेके 35 तक एक एक स्टेप पे ये चल रहा है। अब स्टेप अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे स्टेप भी चेंज कर सकते हैं। आप ऐसे लिखेंगे स्टेप 2 लिखेंगे तो ये एक स्टेप छोड़ के जाएगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 एंड सो ऑन। हाँ, अभी तो किया हुआ है खैर, लेकिन अभी आप अगर उसको खाली कर दें वापस से, इसको वापस से खाली कर दो एंड देन स्टेप 2 पे चला के देखोगे, अभी ये खाली हो गया। अभी दोबारा से अगर मैंने इसको रन किया प्रोग्राम को, so it will fill only गैप। अपने स्टेप है ना, स्टेप आप कितनी भी दे सकते हो। स्टेप आप अपनी मर्जी से कितनी भी दे सकते हैं।
स्टेप में ये एरर आ रहा है, दिखाई देखो क्या error। ambiguous name detected for loop example। ऑलरेडी आपने ये एक बना रखा है इस नाम से मैक्रो, दोबारा सेम नाम से मैक्रो कैसे बनेगा? मैक्रो का नाम अलग करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फॉर ईच। एक लूप था फॉर, उसके बाद आया फॉर ईच। तो यहाँ पे फंक्शन ये लूप का नाम है फॉर ईच, मैक्रो बना दिया। अब इसमें क्या करना हमें, ये जो एक्सेल फाइल है आपकी, इस एक्सेल की शीट पे यहाँ पे आप क्यूब डिफाइन करना है, लेकिन लूप यूज़ करना है फॉर ईच का। ठीक है, सेम चीज़ है बट आपको क्यूब चाहिए यहाँ पे। फॉर ईच में क्या होता है, वैल्यू डिफाइन नहीं करते। मतलब जैसे यहाँ पे इंडेक्स पे काम हो रहा था, आपने वाइल लूप पढ़ा, फॉर लूप पढ़ा, सब में क्या है, इंडेक्स के बेसिस पे आपका लूप चलता है ना, न्यूमेरिक इंडेक्स के बेस पे ये चलता है। बट फॉर ईच लूप न्यूमेरिक इंडेक्स पे नहीं चलता। यहाँ पे ये लूप चलाया जाता है पूरी रेंज पे, है ना, आपको रेंज वैल्यू पास करनी होती है। तो हमें क्या देना है यहाँ पे, इंडेक्स नहीं करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे RNG एज रेंज, RNG एज रेंज। ठीक है, पार्टीशन अपने आप हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना होता। ये जैसे आप दूसरा कोई मैक्रो बनाएंगे ना, तो अपने आप वो पार्टीशन ले लेगा। अब यहाँ पे लिखना है आपको RNG एज रेंज। अब फॉर जो आप लगाते हो, इसमें लिखेंगे फॉर ईच RNG एक सेकेंड, फॉर RNG एक सेकेंड, ईच रेंज। अब रेंज में कहाँ से कहाँ तक है, A2 से लेकर के A35 तक आपको ऐसे लिखना है। ये गलती लिख दिया। ऐसे लिख लो, फॉर ईच RNG इन रेंज। ठीक है, अब हमारे पास इंडेक्स नहीं आ रहा,
अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब सेल की एक्चुअल वैल्यू आ रही है ना, नंबर नहीं आ रहा, अब इंडेक्स वैल्यू आ रही। तो अब इंडेक्स वैल्यू जो वो जो A2 है, A2 किस में आ सकता है, तो A2 इंटीजर में तो आ नहीं सकता, क्योंकि A2 एक रेंज है, A3 एक रेंज है। पहले वैल्यू आती थी 2 3 4 5 6, तो वो एक इंडेक्स वैल्यू बनती थी, उसको हम सेल से डिफाइन करते थे, सेल्स के अंदर पास कर देते थे। अभी क्या, अभी डायरेक्टली A2 आ रहा है, A3 आ रहा है, तो आपको इसमें RNG में डालना पड़ेगा। RNG क्या है, RNG का टाइप मैंने बताया रेंज, ठीक है, तो ये इंटीजर टाइप का नहीं हो सकता। और यहाँ पे आप दोगे RNG। ठीक है, अब यहाँ पे रो इंडेक्स दे नहीं सकते, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे RNG डॉट वैल्यू, क्योंकि रेंज हमें मिल ही रही है A2 फिर A3 A4, उससे आप डायरेक्टली वैल्यू चला लो। उससे जो वैल्यू मिली उसको हमने नम में डाल दिया और नम को मल्टीप्लाई कर दिया 3 बार, तो क्यूब बन गया। लेकिन ये स्टोर कहाँ होगा, तो यहाँ तो सेल तो है नहीं, रो इंडेक्स भी नहीं अपने पास, तो आप यहाँ पे देंगे RNG डॉट ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट का मतलब होता है कि जो भी आपकी रेंज है, उस रेंज से कितने रो या कितने कॉलम आगे आपको अपना डेटा स्टोर कराना है, ठीक है। तो मेरा अभी यहाँ पे जो RNG के अंदर वैल्यू है वो A2 A3 A4 A5 है, इस तरह से। तो आपको यहाँ पे रो ऑफसेट रखना है 0 और कॉलम ऑफसेट रखना है 2। ऑफसेट का मतलब कि कितना रो या कितने कॉलम आपको स्किप करने हैं। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो मुझे इसके बाद A2 के बाद रो तो एक भी स्किप नहीं करना, मुझे कॉलम स्किप कराना है। तो कॉलम आपको ऑफसेट यहाँ पे लेके जाना है, तो यहाँ पे लेके जाने का मतलब है कि आप ऑफसेट लिखेंगे 2, है ना। एक कॉलम छोड़ना हो तो आप लिखेंगे 1, 2 कॉलम छोड़ना हो तो आप लिखेंगे 2। तो इसलिए ऑफसेट मैंने यहाँ पे दिया है, और इसको आप रन करा के एक बार चेक कर लो। तो नाउ इट विल, एक सेकेंड, डिबग, कहीं दिक्कत आ रही है, ऑफसेट 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 में दिक्कत आ रही है। अच्छा, ओवरफ्लो हो गया, फाइन। तो आपको नम को एज ए इंटीजर की जगह लॉन्ग कर दो, बड़ी वैल्यू बन गई अभी, इसको लॉन्ग कर देना नम को। अब रन करके देख लो, अब आई थिंक हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको क्यूब दिखा रहा है, ठीक है, ये सबका क्यूब रूट सॉरी क्यूब वैल्यू आपको दिखने लगा। इसमें डॉट वैल्यू भी लगा सकते हो, डॉट सर डॉट वैल्यू क्यों लगाते हैं? उस रेंज से या उस सेल से वैल्यू एक्सेस करने के लिए। ओके। एक सेल के पास कई सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे उसके कलर की प्रॉपर्टी, उसके बॉर्डर की प्रॉपर्टी, है ना, उसके हाँ। फॉन्ट कलर की प्रॉपर्टी, उसके वैल्यू की प्रॉपर्टी। वैल्यू का मतलब उस सेल पे क्या वैल्यू रखी है।
तो वैल्यू ओके। की प्रॉपर्टी हम एक्सेप्ट, क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए ना, तो हम हाँ। वैल्यू रीड कर रहे हैं। हाँ तो उसको लॉन्ग बनाओ ना, डिम नम एज लॉन्ग। क्या? लॉन्ग बेसिकली तब लिया जाता है जब नंबर ऑफ डिजिट 3 से ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। 3 से जैसे ज़्यादा वो आपका डिजिट, आप लॉन्ग लेना स्टार्ट करें, है ना। फिर वो वैसे ओवरफ्लो बता देगा आपको। ठीक है, हो गया। सो दिस इज लूप्स, ये सारे आपके लूप के अलग अलग तरीके, लूप कैसे लगाते हैं। आई थिंक दिस इज ऑल डन। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, फंक्शंस। ठीक है, यूज़र डिफाइन फंक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक हम लोगों ने मॉड्यूल बनाया, एक मॉड्यूल क्रिएट कर लो। फंक्शन में और मैक्रो में डिफरेंस ये है कि फंक्शन मैक्रो में सिर्फ आप प्रोसेस लिखते हैं और वो प्रोसेस पूरी तरह से रन होता है। हेलो। शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। मैं 3-4 दिन में मरने वाला, मेरे को ऐसे लग रहा है इसके चक्कर में। ये कैम्स भी नॉट फाउंड बता रहे आप। हाँ राइट, शांति चाहिए। ठीक है, ओके। तो बेसिकली मैक्रोज में क्या होता है, मैक्रोज में आप बेसिकली प्रोसेस लिखते हैं, वो प्रोसेस रन होता है, राइट। बट फंक्शन में प्रोसेस और आपको कुछ वैल्यू नहीं मिलती, वैल्यू इन द सेंस कि आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, है ना। आप जो भी प्रोसेस पे लिखते जाओगे वो प्रोसेस पे वो चलाता जाएगा वन बाय वन। लेकिन फंक्शन जो होता है वो हमेशा, एक तो रन नहीं कराना पड़ता फंक्शन को कॉल कराया जाता है। आपने फंक्शन को हमेशा किसी सेल पे जाके कॉल कराया होगा, राइट। तो फंक्शन को रन नहीं कराते हम लोग, मैक्रो को हमेशा रन कराते, कॉल नहीं कराते। कराते होंगे लेकिन अभी के लिए तो रन कराते हैं, राइट। फंक्शन हमेशा रिटर्न में आपको एक वैल्यू देता है, वो किसी सेल पे आप जब उसको रन कराएंगे, कॉल कराएंगे, तो वो आपको एक वैल्यू देगा, राइट। तो अगर हमें फंक्शन बनाना है तो आपको हमेशा रिटर्न वैल्यू के बारे में सोचना पड़ेगा कि इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी। जैसे मैंने अगर फंक्शन बनाना है तो यहाँ पे ब्लॉक का नाम स्टार्ट करेंगे फंक्शन से, यहाँ सब नहीं लिखना है, सब इज ओनली फॉर मैक्रोज। सब इज ओनली फॉर मैक्रोज, तो हम लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन के बाद लिखेंगे फंक्शन का नाम। लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम लिखा एरिया, ठीक है। और इसमें डिम आई एज इंटीजर, जे एज इंटीजर, आई को एक वैल्यू दे दी, लेट्स से मैंने दे दिया 10,
जे को एक वैल्यू दे दी, इसको एरिया छोड़ दो, इसका नाम रख दो मल्टीप्लाई। फंक्शन का नाम रखा मैंने मल्टीप्लाई, और मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका आउटपुट दिखाना है। नेम ज़रूरी नहीं है कि आप कैपिटल में लिखेंगे, वेराज जो नेम्स होते हैं बिल्ट इन फंक्शन के, जो एक्सेल में बिल्ट इन होता है, उसका सबका नाम कैपिटल लेटर में होता है ना, कोई भी स्मॉल लेटर का फंक्शन नहीं होता अपने पास। लेकिन आप यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो बनाएंगे वो आप लोअर केस में क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शन का नाम क्या है? मल्टीप्लाई। तो इसका रिटर्न वैल्यू जनरेट करने के लिए आप मल्टीप्लाई, जो भी नाम यहाँ पे लिखा है वही नाम आप यहाँ भी दोगे, इक्वल्स टू आई इंटू जे। मतलब कि आप आई और जे को मल्टीप्लाई करके फंक्शन को ही दे रहे हो। ये रिटर्न वैल्यू बनाने का तरीका है। अब ये फंक्शन आपका हो गया कंप्लीट, इसको रन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस फंक्शन क्रिएट करना है। इस तरह से फंक्शन बना दिया आपने, और बनने के बाद आप किसी भी सेल पे, अपनी शीट पे, किसी भी शीट के किसी भी सेल पे अगर आप मल्टीप्लाई को कॉल कराएंगे, ठीक है, ये कॉल हो करके आपको एक आउटपुट डिफाइन करके दे देगा। हो गया। नहीं तो मेरी मैं पहले जा रहा हूँ ना घर, इस सैटरडे संडे नहीं, अगली बार भी होगी तो ऑनलाइन होगी, है ना। नेक्स्ट डे जो होगी, कितने बजे की रख रहे हो, 6 की या 5 की? क्या 6 के ऊपर मतलब 6 से पहले, 6 के बाद ले लेगा, 6 के बाद ले लेगा, 7 बजे ले लेगा, क्योंकि प्रॉब्लम फिर अमृता को भी आएगी, क्योंकि मैं अगर एक्सेल बैच स्टार्ट करता हूँ तो अमृता फिर कैसे लेगी, क्योंकि वो तो 6 बजे आती है। 7 बजे कर दो। हाँ, 3 भी बहुत है। ठीक है, समझ आया कैसे लिखते हैं? कहाँ पे आप पे एरर आ रही है? क्या एरर है बताइए, वो बता देगा। अभी तो क्योंकि हमने बिना किसी पैरामीटर के इसको बनाया, ब्रैकेट नहीं लगा था। चलो बढ़िया, ठीक है। एक फंक्शन बन गया। दूसरा फंक्शन हमें बनाना है, लेकिन उसमें पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं, क्योंकि जनरली कभी भी जो फंक्शन होता है, फंक्शन जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक पैरामेट्रिक होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक मतलब कि जिसमें आप वैल्यू पास कर सकते हो, जैसे सम फंक्शन। जब आप सम यूज़ करते हो तो क्या करते हो, आप सम के अंदर वैल्यू पास करते हो तभी तो सम करेगा, ऐसा करते हो, तभी आपको एक आउटपुट देगा। अगर आपने वैल्यू नहीं दी तो एरर दे देगा। ये ऐसा ही होता है, ये एरर दे दिया इसने, मतलब एक वैल्यू एटलीस्ट होना इसमें ज़रूरी है, कम से कम एक वैल्यू होना ज़रूरी है। वैसे ही अगर आपने कोई फंक्शन यूज़ करना है जिसका नाम है नाउ, ये फंक्शन यूज़ किया था हमने डेट एंड टाइम में, ये नॉन पैरामेट्रिक, इसमें कुछ भी आपको पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पास करेंगे तो एरर दे देगा।
तो फंक्शन दो टाइप से जनरली यूज होते हैं, एक होता है पैरामीट्रिक, एक होता है नॉन पैरामीट्रिक। अब अभी जो हमने फंक्शन बनाया ये था नॉन पैरामीट्रिक, बिकॉज यू आर नॉट पासिंग एनी वैल्यूज इनटू इट एंड इट इज स्टिल गिविंग यू वैल्यू, है ना, स्टिल आपको एक रिजल्ट दे रहा है। तो ये था नॉन पैरामीट्रिक। अगर मुझे पैरामीट्रिक फंक्शन बनाना है तो फंक्शन का नाम जैसे लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई अंडरस्कोर न्यू फंक्शन का नाम रखा। लेकिन इसमें मुझे वैल्यू पास करनी है, तब जाके वो मल्टीप्लाई करके दे, क्योंकि ये तो 200 हमेशा ही देता रहेगा, क्योंकि एवरी टाइम इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 10 and 20 एंड एवरी टाइम यू विल गेट द सेम आउटपुट। बट आई वांट डिफरेंट आउटपुट अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूज जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर्स दिए, आई एज इंटीजर, ये है पैरामीटर्स जो नॉर्मली आप पाइथन में भी पढ़े हो, फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स होते हैं, ये फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स। अब इस पे जो भी वैल्यू आएगी यूज़र के एंड से, उससे आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। बस फंक्शन का नाम रखा मैंने मल्टीप्लाई अंडरस्कोर न्यू। चेक करें, फंक्शन को कॉल कराते हैं, इक्वल टू मल्टीप्लाई अंडरस्कोर न्यू, रन करने की ज़रूरत नहीं होती, हमने जो भी वैल्यू पास करी उसके अकॉर्डिंग ये आपको एक आउटपुट दे देगा। 5 into 3, अच्छा ओके फाइन, यहाँ पे एक गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो नाम लिखना होगा यहाँ भी मल्टीप्लाई अंडरस्कोर न्यू रखना होगा, जो सेम नाम रखते हैं, जो नाम आपके फंक्शन का होता है वही नाम आपको रखना पड़ता है एज अ रिटर्न, है ना। तो रिटर्न जनरेट करने के लिए फंक्शन का नाम आपको सेम रखना है। हो गया। अच्छा, अभी आप इसको कॉल करा के एक बार चेक कर लो, इक्वल टू मल्टीप्लाई न्यू, मल्टीप्लाई five and 8, you get the output। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन का नाम मैंने रखा यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया अंडरस्कोर सर्कल। आपको सर्कल का एरिया निकालने का एक फंक्शन बनाना है। सर्कल का एरिया निकालने का एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। आपको इनपुट करानी है रेडियस और इससे आपको रिटर्न में मिले एक सर्कल का एरिया। सिंपली आप एक रेडियस एज फ्लोट की तरह लेना है तो डबल ले सकते हैं, और एरिया सर्कल की वैल्यू इज इक्वल्स टू पाई। पाई की वैल्यू 3.14 आप सिंपली रख लो, मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ठीक है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, और जहाँ पे भी इस फंक्शन को कॉल कराएंगे आपको सर्कल का एरिया मिल जाएगा।
यहाँ फ्लोट नहीं लिखते, यहाँ डबल लिखते हैं। ठीक है, चल गया, गुड। तो इस तरह से आप फंक्शंस बना सकते हैं, खुद के यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, क्या ऐसा तरीका है कि एक्सेल के फंक्शंस को यहाँ पे यूज़ किया जा सके? एक्सेल का अगर कोई फंक्शन है उसको मुझे यूज़ करना है, आप एक्सेल के फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर कॉल करा सकते हो, राइट? जैसे काउंट फंक्शन है मान लो, तो मुझे यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रखा परसेंटेज, ठीक है, ब्रैकेट परसेंटेज नाम से कोई फंक्शन नहीं है, आप एक बार देख लेना, इस नाम से कोई फंक्शन है नहीं हमारे पास, इस फंक्शन को हमें लेट्स से बनाना है। ऐसे कोई नहीं है, परसेंट ऑफ है, परसेंट दिस है, परसेंटेज के नाम से कोई फंक्शन नहीं है, ये हमने जो बनाया वो है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इस फंक्शन में मुझे लेट्स से यहाँ पे एक मार्क्स देना है, इंटीजर, एक टोटल देना है एज इंटीजर, क्या टोटल लॉन्ग हो सकता है? हाँ हो सकता है। टोटल मतलब ये हुआ कि जितना फुल मार्क्स है, मतलब टोटल जैसे 500 या 300 उसमें से। परसेंटेज इक्वल्स टू मार्क्स डिवाइडेड बाय इंटीजर, सॉरी टोटल, क्या कह रहा हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल, और इनका टोटल मल्टीप्लिकेशन बाय 100। ठीक है, कोई फंक्शन हमने कॉल कराया, नाम रखा परसेंटेज, जो ऑलरेडी हमने बना रखा है, इस पे आप मार्क्स डालोगे, मार्क्स की वैल्यू लेट्स से है 245, टोटल मार्क्स है 300, चेक करेंगे तो आपका परसेंटेज आया 81 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसमें कहीं यूज़ नहीं हुआ, एक्सेल के फंक्शन का कहीं यूज़ नहीं हुआ। एक्सेल का फंक्शन का भी यूज़ करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, वर्कशीट फंक्शन डॉट, जो भी फंक्शन आपको यूज़ करना आप कर सकते हैं यहाँ पे। वर्कशीट फंक्शन में वो सारे फंक्शन होते हैं जो एक्सेल के फंक्शंस हैं, कई सारे फंक्शंस आपने यूज़ किए होंगे एक्सेल के, वो सारे फंक्शंस यहाँ पे है। जैसे ये वर्क डे वाले फंक्शन हो गए, वर्क डे INTL वाले फंक्शंस हो गए, लुकअप फंक्शन हो गया, ये वर्कशीट पे चलने वाले जो फंक्शंस हैं वो हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होता है, वर्कशीट फंक्शन डॉट फंक्शन का नाम,
ठीक है। चल ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग इवेंट समझेंगे, इवेंट क्या होता है और फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, है ना। पहले इवेंट समझेंगे, इवेंट के बाद फॉर्म्स, कंट्रोल्स और एक एप्लीकेशन बना के देखेंगे एप्लीकेशन कैसे बन रहा है। फाइन, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।